कभी सोचकर देखिए कि जब न्याय की तलाश ही एक सजा बन जाए तो क्या होता है। आज हम भारतीय न्याय प्रणाली की इन्हीं गहराइयों में उतरेंगे और इसे एक दुखद असल जिंदगी के मामले से समझने की कोशिश करेंगे जो सिस्टम की उन खामियों को दिखाता है जहां इंसाफ मीलों दूर नजर आता है। चलिए इस चौंकाने वाली सच्ची घटना से ही शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक मुजरिम सलाखों के पीछे बैठा है और वहीं से एक और कत्ल की साजिश रच रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि गवाह डर जाएं और सच कभी सामने ना आए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह हमारी न्याय व्यवस्था की एक कड़वी हकीकत और उसकी एक बहुत बड़ी नाकामी है। अब उस एक कहानी को इस विशाल आंकड़े से जोड़कर देखते हैं। 4.5 करोड़। जी हाँ, ये भारत की निचली अदालतों में पेंडिंग केस की संख्या है। ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर हर केस एक इंसान होता तो ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी का लगभग 2 गुना होता। इतने सारे लोग बस न्याय का इंतजार कर रहे हैं। और अगर हम आज की रफ्तार से इन 4.5 करोड़ केस को निपटाने की कोशिश करें, ये मानकर कि कोई भी नया केस दर्ज ना हो, तब भी इस बैकलॉग को खत्म करने में करीब करीब 300 साल लगेंगे। ये साफ दिखाता है कि संकट कितना गहरा है, जहां न्याय में देरी होना असल में न्याय से इनकार करने जैसा ही है। तो 300 साल का बैकलॉग और जेल के अंदर से होते अपराध। सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा जस्टिस सिस्टम इस हाल में पहुंचा कैसे। इस हिस्से में हम उन सिस्टमैटिक फेलियर्स को समझेंगे जो दोषियों को कानून के शिकंजे से बचने का मौका दे देती हैं। देखिए, न्याय के रास्ते में जो पहला रोड़ा आता है ना, वो अक्सर जांच के लेवल पर ही आ जाता है। सोचिए, जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर, जो किसी भी केस की नींव होती है, उसी में से अगर पावरफुल लोगों के नाम ही गायब कर दिए जाएं, तो क्या होगा? प्रोसेस में जानबूझकर की गई गलतियां और गवाहों पर बनाया गया दबाव, ये सब मिलकर शुरू से ही पूरे केस को कमजोर कर देता है। इन सिस्टम की खामियों को और करीब से समझने के लिए चलिए एक केस को देखते हैं, मोरबी पुल हादसा। ये एक सटीक उदाहरण है कि कैसे लापरवाही की एक पूरी चेन एक भयानक त्रासदी को जन्म देती है और कैसे फिर न्याय की प्रक्रिया को भटकाया जा सकता है। देखिए कि ये पूरी त्रासदी कैसे एक के बाद एक गलत फैसलों की एक चेन थी। पहला, एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को ठेका मिला, मतलब अनुभव की भारी कमी। दूसरा, फिटनेस सर्टिफिकेट को ही नजरअंदाज कर दिया गया और एक असुरक्षित पुल जनता के लिए खोल दिया गया। और आखिर में क्षमता से कहीं ज्यादा टिकट बेचे गए। हर कदम एक और बड़ी गलती की ओर ले जा रहा था, जिसका अंजाम था 135 जिंदगियों का खत्म हो जाना। और ये बात इस केस को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना देती है। ये एक पक्का सबूत है कि कंपनी को इस भयानक खतरे के बारे में पहले से पता था। उन्होंने खुद लिखित में ये चेतावनी दी थी और इसके बावजूद पुल को लोगों के लिए खोल दिया। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये एक आपराधिक लापरवाही है। तो कंपनी को खतरे का पूरा अंदाजा था, फिर भी ये हादसा हुआ। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस हादसे के बाद जांच की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी। चलिए अब आधिकारिक जांच को देखते हैं, जिसमें कई बड़े विरोधाभास और शक पैदा करने वाली बातें सामने आई। यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ सरकार की बनाई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की रिपोर्ट है, जो सीधे तौर पर कंपनी के बड़े अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराती है, और दूसरी तरफ है पुलिस की चार्जशीट, जिसमें कथित तौर पर सिर्फ छोटे कर्मचारियों जैसे टिकट क्लर्क और गार्ड्स को आरोपी बनाया गया। ये अंतर साफ साफ बड़ी और पावरफुल मछलियों को बचाने की कोशिश की तरफ इशारा करता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो जांच पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं, जैसे कि बचाव कार्य के बीच में ही एफआईआर दर्ज करने की इतनी जल्दी क्या थी? जिस अधिकारी पर पुल की सेफ्टी की जिम्मेदारी थी, उसे आरोपी की जगह गवाह क्यों बना दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, 135 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को सिर्फ 14 महीनों में जमानत कैसे मिल गई? ये सब हमें एक बहुत ही मुश्किल और एक बहुत ही सेंसिटिव सवाल पे ले आता है। जब किसी की लापरवाही से जानें चली जाती हैं, तो हमारे समाज में एक इंसान की जिंदगी की कीमत क्या होती है? अब बात करते हैं मुआवजे की। 6 लाख रुपए, ये शुरुआती मुआवजा राशि थी जो हर एक मृतक के परिवार के लिए घोषित की गई थी। इस रकम पर एक पल के लिए गौर कीजिए। जब इस रकम की तुलना एक खोई हुई जिंदगी से, एक परिवार के उजड़े हुए भविष्य से की जाती है, तो ये सवाल और भी ज्यादा चुभता है। क्या किसी की लापरवाही की कीमत इतनी कम हो सकती है? ये बात बहुत जरूरी है कि हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा, जिसके बाद ही जिम्मेदार कंपनी को ज्यादा मुआवजा देने पर मजबूर किया गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह भी सिर्फ एक इंटरिम यानी कि एक अंतरिम मुआवजा था।
इसका मतलब है कि न्याय की पूरी कीमत अभी भी तय होनी बाकी थी। तो चलिए मोरबी केस से वापस उस बड़े सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। कैसे पैसा और पावर मिलकर न्याय के तराजू को झुका देते हैं। जैसा कि वकील उत्कर्ष दवे कहते हैं, ये अन्याय का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? 3 चीजें हैं। पैसा, जो आपको सबसे अच्छे वकील दिला सकता है। पॉलिटिकल पावर, जो जांच की दिशा को मोड़ सकती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, यानी अफसरों पर प्रभाव, जो पूरी कागजी कार्रवाई को आपके पक्ष में कर सकता है। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो कोई भी व्यक्ति सिस्टम के अंदर लगभग 99% तक अनटचेबल बन जाता है। ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। ये कठोर सच्चाई है कि कैसे संसाधन और संपर्क कानून के मायने ही बदल सकते हैं। और इस टूटे हुए सिस्टम का सबसे बड़ा खामियाजा कौन भुगतता है? ये आंकड़ा देखिए। हमारी जेलों में बंद 76% लोग वो नहीं हैं जिन्हें सजा हो चुकी है, बल्कि वो हैं जिनका अपराध अभी तक साबित ही नहीं हुआ है। ये लोग सालों तक जेल में रहते हैं, अपने परिवारों से दूर, अपनी नौकरी और जिंदगी खोकर, बस एक तारीख का इंतजार करते हुए। हम इस विश्लेषण को इसी एक झकझोर देने वाले विचार के साथ खत्म करते हैं। ये हमें हमारी न्याय प्रणाली के केंद्र में मौजूद गहरी असमानता पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या वाकई में इस सिस्टम में सबसे बड़ा अपराध गरीब होना है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।